अपने दार्जिलिंग के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। दार्जिलिंग भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित एक हिल स्टेशन है जहाँ की खूबसूरत वादियाँ, ठंडी मौसम, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, कंचनजंगा का व्यू हर साल बहुत सारे पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आज मैं आपको बताऊंगा दार्जिलिंग के बारे में ऐसा कुछ फैक्ट्स जो आपको शायद ही कभी मालूम था। 19th सेंचुरी के दौरान जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, तब अंग्रेजों ने प्रचंड गर्मियों के मौसम से राहत पाने के लिए दार्जिलिंग में जाके बसना शुरू किया। इस हिल स्टेशन को अंग्रेजों ने सिक्किम के महाराज से पहले लीज में लिया, उसके बाद वहां पर अपना कब्जा जमा लिया। दार्जिलिंग के नीचे के ढलानों पर चाय उगाने का जो एक्सपेरिमेंट अंग्रेजों ने किया वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा, जिसके चलते बहुत से तादाद में मजदूर नेपाल से बुलवाया गया यहाँ की जंगलों को काटकर यूरोपियन स्टाइल में कॉटेज बनाने के लिए और यहाँ के चाय बगीचे में काम करने के लिए। इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो लोकल आदिवासी थे उनकी रहने की जगह कम पड़ गई और वो लोग वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे। दार्जिलिंग में बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल का निर्माण किया गया ताकि वहाँ पर बसे अंग्रेज अपने बच्चों को पढ़ा सके। 19वीं शताब्दी के आखिर तक एक नोवेल नैरो गेज पहाड़ी रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया, जिसको हम दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के नाम से जानते हैं, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा सन 2005 में। सन 1850 से 1870 तक दार्जिलिंग में लगभग 56 चाय के बगीचे तैयार हो गया, जिसमें कम से कम 8000 मजदूर काम करते थे। 20th सेंचुरी के दौरान वहाँ पर करीब 100 चाय बगीचे थे, जहाँ पर 64,000 मजदूर काम करने के लिए आए। उस टाइम पे दार्जिलिंग के टी इंडस्ट्री में मोर देन 5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया गया। जिस तरह से वहाँ के जंगलों को काटकर चाय के बगीचे का निर्माण हो रहा था, इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में था वहाँ के स्थानीय आदिवासी। उन लोगों के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाए या फिर इनके जगहों का जो नया मालिक है मतलब अंग्रेज, उनकी गुलामी करे। एक तरफ से जहां अंग्रेज बहुत सारे तादाद में मजदूर हिमालय के पहाड़ी इलाकों से लेकर आते रहे, यहाँ की स्थानीय आबादी कम होती रही। जो लोग उन मजदूरों के साथ मिलकर रहना शुरू किया वो नेपाली भाषा में एक दूसरे के साथ बात करते थे। बाद में उन्हीं लोगों की भाषा और रीति रिवाज एक साथ मिलकर एक नया संप्रदाय का निर्माण हुआ, जिसको कहा जाता है इंडियन गुरखा। चाय के इंडस्ट्री ग्रो होने के दौरान नीचे समतल के साथ व्यापार भी बढ़ने लगा। इस व्यापारिक संबंध को और भी मजबूत करने के लिए सन 1872 में ट्रेन सर्विस का घोषणा किया गया। सन 1880 में रेलवे ट्रैक्स को दार्जिलिंग जाने का रास्ता अर्थात हिल कर्ट रोड से अलाइन किया गया और ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप को पहली बार इस रोड के लिए स्टीम लोकोमोटिव बनाने का दायित्व सौंपा गया। स्टीम इंजन के तैयार करने का जिम्मा लिया मैनचेस्टर की एक कंपनी जिसका नाम है शार्प स्टीवर्ट एंड कंपनी। इसके बाद दार्जिलिंग में ट्रेन सर्विस का शुरुआत हुआ सन 1881 के जुलाई के महीने में। सिलीगुड़ी से होते हुई 7500 फीट का पहाड़ी इलाका चढ़ने के बाद ट्रेन पहुंचती थी घूम रेलवे स्टेशन में। उसके बाद थोड़ा सा ही नीचे आने के बाद आता था दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। सन 1833 में चार्टर एक्ट लागू होने के बाद इंग्लैंड से भारत आने का सभी प्रतिबंध समाप्त हो गया था, जिसके चलते बहुत से तादाद में अंग्रेज महिलाओं ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया। यहाँ के जो लोकल ब्रिटिश डॉक्टर्स थे वो उन महिलाओं को और उनके साथ आए बच्चों को गर्मियों के मौसम से दूर दार्जिलिंग जाके रहने का प्रस्ताव दिया ताकि उनकी और उनके बच्चों का सेहत अच्छा बना रहे।
उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए वहाँ पर बहुत सारे यूरोपियन स्टाइल में स्कूल और कॉलेजेस का निर्माण किया गया, जैसे कि 1888 में स्थापित किया गया सेंट जोसेफ कॉलेज, 1895 में क्वीन हिल स्कूल का निर्माण किया गया। इसके साथ और भी बहुत सारे स्कूल और कॉलेज का निर्माण किया गया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक भारतीय छात्राओं को उन स्कूलों में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। 1947 के पार्टीशन के बाद दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक नया प्रोविंस बनकर भारत में अंतर्गत हुआ। जल्द ही यहाँ पर रहने वाले अंग्रेज़ों ने भी इसे छोड़ दिया और समतल के रहने वाले भारतीय उच्च वर्ग श्रेणी के द्वारा इन ब्रिटिश कॉटेजेस को खरीद लिया गया। अभी उन ब्रिटिश स्कूलों में भर्ती होने लगे समतल से आई उन भारतीय उच्च वर्ग श्रेणी के छात्र छात्राएं, और इसी बात को लेकर वहाँ के स्थानीय लोगों के अंदर आक्रोश जाग उठा। वैसे ही अंग्रेज़ों के ज़माने से वहाँ की स्थानीय लोगों का, मतलब कि गुरखा पॉपुलेशन का सोशियो इकोनॉमिक डेवलप के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, जिसके कारण वो लोग समतल के लोगों की तुलना में बहुत पीछे रह गए थे। लेकिन अब अंग्रेज़ों के जाने के बाद फिर से समतल के लोग आकर दार्जिलिंग में भरने लगे, जिसके चलते उनके अंदर आक्रोश धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसी आक्रोश के कारण अलग राज्य की मांग वहाँ के स्थानीय लोगों ने उठाना शुरू किया। हालांकि भारत सरकार के साथ समझौता के तहत वहाँ के लोगों ने अपना मांग वापस भी ले लिया था, मगर समय समय पर ये मांग आज भी वहाँ के कई इलाकों में बार बार उठने लगता है। सन 2008 में गोरखा जनमुक्ति परिषद के नेतृत्व में ये मांग फिर से उठा। उसके बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट ने गोरखा जनमुक्ति परिषद के साथ समझौते के तहत गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया, जिसमें काफ़ी सारा ऑटोनॉमिक पावर वहाँ के स्थानीय लोगों को दिया गया। 2013 में तेलंगाना राज्य बनने के बाद वहाँ पर फिर से एजिटेशन शुरू हुआ और करीब 4 साल तक चला, जिसके चलते दार्जिलिंग में बहुत वायलेंस फैल गया और वहाँ पर खाने की, पीने की, रहने की बहुत सारे समस्याएं जाग उठी। आखिरकार 2017 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन को पुनर्गठित करके यहाँ के समस्या का बहुत हद तक समाधान करने में सफल हुई थी। तो ये था दार्जिलिंग के बारे में कुछ अनसुनी बातें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह के मज़ेदार वीडियो पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।